हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने 1 से लेके 4 तक के जो सेक्शन थे कवर कर लिए थे। आज के जो सेक्शन है आगे वाले वो आज की वीडियो में कवर करेंगे, जिसके अंदर सेक्शन 5 जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अब स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला सेक्शन, ये वाले जो प्रोविजंस है ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट है, उसकी वैलिडिटी है वो इन सेक्शन में दी गई है। जो सेक्शन 5 है जिसके अंदर कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज बताई हुई है। कंडीशंस है हिंदू मैरिज की, वो कितनी कंडीशंस है। सबसे पहला सेक्शन नंबर याद रखना है कि कितनी कंडीशंस दी गई है। दूसरा, जो कंडीशंस है 5 कंडीशन, उनके नाम आपको सीरीज वाइज याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत से पेपर में इनकी सीरीज भी पूछ ली जाती है कि इनको अरेंज करिए इस सीरीज में। फिर पूछ लिया जाता है कितनी कंडीशंस मेंशन है, तो वो कंडीशन के नंबर याद रखने हैं। 5 कंडीशन मेंशन है। और उसके बाद में आप अगर सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं तब भी आपको ये पांचों कंडीशन है अगर याद होगी तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले कंडीशन यही हो गई है कि जो सोलेमनाइज होगी मैरिज वो दो हिंदूज के बीच में होगी। तो सबसे पहली चीज याद रखनी है कि अगर शादी हो रही है तो दो हिंदूज के बीच में होगी। कंडीशन क्या है? देखिए, सबसे पहली कंडीशन है कि लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। जो भी इंसान शादी कर रहा है उसकी या तो जीवित पत्नी या जीवित पति पहले से नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट मोनोगैमी होनी चाहिए। बाइगैमी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मोनोगैमी का मतलब एक शादी, बाइगैमी का मतलब एक से ज्यादा शादी। अब देखिए, सेकंड पॉइंट ये दिया गया है कि नीदर पार्टी में इनकैपेबल ऑफ गिविंग द कंसेंट ड्यू टू, कोई भी पार्टी है वो अपनी कंसेंट है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब अगर उसका माइंड अनसाउंडनेस है, उसका मतलब वो पागल है, तो वो उस टाइम वो कंसेंट नहीं दे सकती है। और कैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट बट मेंटल डिसऑर्डर है, वो कैपेबल तो है कि वो कंसेंट दे सकती है पर उसके दिमाग में मेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो अनफिट है मैरिज के लिए भी और प्रोक्रिएशन के लिए, चाइल्ड प्रोक्रिएशन के लिए भी अनफिट है। तो भी वो देखा जाएगा। और सी में सब्जेक्ट टू द रिकरिंग अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, उसको इंसैनिटी के, पागल के बार बार अटैक्स आते हैं। तो ये जो सेकंड जो पॉइंट है उसके अंदर 3 पॉइंट मेंशन है, जिसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल डिसऑर्डर और अटैक ऑफ इंसैनिटी, ये 3 याद रखने हैं। अब उसके बारे में देखिए, जो थर्ड कंडीशन है वो है कि जो ब्राइड ग्रूम है उसकी एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, और जो ब्राइड है फीमेल है उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो ये एज है, ये याद रखनी है कि दोनों की कितनी एज है। अब उसके बाद में फोर्थ में आता है पार्टीज विद जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं है। देखिए, कल की जो वीडियो आपने देखी थी उसमें हमने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पढ़ी थी, बहुत डिटेल में पढ़ी थी अच्छे से। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कौन कौन सी होती है ये याद रखनी है। और जो 5 सेक्शन है उसके क्लोज फोर्थ के अंदर ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है वो आती है, और इसके अंदर आप शादी नहीं कर सकते। और फिफ्थ पॉइंट में सपिंडास अगर है एक दूसरे के, तो इन दोनों सपिंडास के साथ में भी शादी नहीं हो सकती है, अगर अनलेस द कस्टमर यूजेज, अगर कस्टमर यूजेज परमिट करते तो बात अलग है, बाकी ये प्रोहिबिटेड है। अब उसके बाद में देखिए, यहाँ पर मेंशन है कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज में सोलमनाइज नहीं होगी। सोलमनाइज कहाँ दे रखा है? 7 सेक्शन के अंदर दे रखा है, जो हम आगे पढ़ेंगे। दो हिंदूज के बीच में होती है, तो पहली कंडीशन तो यही होगी कि जो शादी होगी वो दो हिंदूज के बीच में होगी। फिर कोई भी लिविंग स्पाउस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट मोनोगेमी होनी चाहिए। और शादी के टाइम वो अपनी अच्छी वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है वो सबसे पहले 3 का जो क्लोज जी है उसके अंदर डिफाइंड है। 3 सेक्शन है वो डेफिनेशन क्लोज है, जो हमने पहले कवर कर लिया है। तो उसके अंदर जो जी क्लोज है उसके अंदर डिफाइंड है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। फिर जो सेक्शन 5 है उसके क्लोज 4 के अंदर डिक्लेरेटरी प्रोविजन है इसका, कि इसके अंदर आप शादी करेंगे तो वो शादी जो है वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है। अब देखिए, 5 है, नहीं, फिर थर्ड कंडीशन में सेक्शन 11 है, उसके अंदर इसकी कॉन्जुगेंस दिया गया है कि अगर आप मना करने के बाद भी कि इन कंडीशन में शादी नहीं हो सकती फिर भी आप शादी कर लेते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस है कि वॉइड मैरिज। अगर आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो हमने कल पढ़ी थी उसमें जो जो रिलेशनशिप दी गई है उन रिलेशनशिप में अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपकी शादी वॉइड मैरिज है, वो कहलाएगी। और फिर 18 जो है सेक्शन, उसके बी क्लोज के अंदर कॉन्जुगेंस, पैनल कॉन्जुगेंस दिया गया है, जो कि ये बोलता है कि अगर आप इस प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी करते हैं तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो सिंपल इम्प्रिजमेंट 1 महीने का और 1000 रुपए फाइन, या फिर दोनों भी मिल सकते हैं।
अब देखिए सपिंडाज रिलेशनशिप क्या है। तो सपिंडाज रिलेशनशिप है वो 3 F के अंदर डिफाइन है। ठीक है, एफ के अंदर हमने पढ़ा था कल की वीडियो में। तो एफ के अंदर है वो डिफाइन है डेफिनेशन क्लोज के। फिर जो सेक्शन 5 है उसके फिफ्थ के अंदर डिक्लेरेटिव प्रोविजन इसका दिया गया है। सेक्शन 11 के अंदर कॉन्सिक्वेंस बताया गया है कि अगर आप सपिंडाज में शादी कर लेते हैं तो आपकी शादी वॉइड होगी। और जो सेक्शन 18 है बी के अंदर इसका पैनल प्रोविजन है कि आपको पनिशमेंट जो मिलेगी वो SI 1 month 1000 रुपीज, और वो दोनों के एक ही है, प्रोहिबिटेड और सपिंडाज, इस दोनों में ही अगर आप शादी करते हो तो दोनों में ही आपको 1 महीने की सजा मिल सकती है, 1000 रुपए का फाइन मिल सकता है, या फिर दोनों भी मिल सकता है। फिर रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनोगेमी क्या है, 5 के 1 के अंदर डिफाइंड है, जो कि कंडीशन बताया गया है कि आपको लिविंग स्पाउस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। सेक्शन जो 11 है उसमें कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर लिविंग स्पाउस होने के बाद भी आप शादी कर लेते हैं तो आपकी शादी वॉइड है। और 17 सेक्शन है उसके अंदर पैनल कॉन्सिक्वेंस इसका ये है कि अगर आप इसमें शादी कर लेते हैं, एक वाइफ के होते हुए या एक हस्बैंड के होते हुए आप दूसरी शादी कर लेते हैं, तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी सेक्शन 494 आईपीसी और 495 आईपीसी के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये जो है अब सेक्शन 82 आ गया है बीएनएस का। तो इन सेक्शन के अंदर आपको पनिशमेंट है वो जो मिलेगी, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये प्रोहिबिट करते हैं मोनो बाइगैमी को। तो अगर आप बाइगैमी करते हो तो आपको 82 बीएनएस और 494 और 495 के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। अब देखिए जो 494 है या फिर 82 क्लोज वन है उसमें एनी पर्सन दिया गया है सोलेमनाइज अगर सेकंड मैरिज करता है, फर्स्ट जो स्पाउस है लिविंग स्पाउस उसके रहते, तो जो सेकंड मैरिज होगी वो वॉइड होगी, क्योंकि फर्स्ट स्पाउस है वो लिविंग है। और ये जो आपका पनिशमेंट है इस ऑफेंस का वो 82 सेक्शन बीएनएस और 494 आईपीसी। अब देखिए जो सीआरपीसी का 198 है और 219 बीएनएसएस का है, उसके अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि जो ये ऑफेंस आप 82 के अंदर करते हैं बाइगेमी का, आपकी जो लिविंग स्पाउस के रहते हैं आप शादी करते हैं, तो इसमें जो होगा वो कंप्लेन एग्रीव्ड पर्सन करेगा, ये ध्यान रखना है। आप देखिए कई बार देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे, इंटरनेट पे, कि कोई पर्सन होता है उसकी 2 वाइफ होती है, वो आराम से रहता है अपनी दोनों वाइफ्स के साथ में। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप सोचते हो कि हिंदू लॉ में तो एक ही शादी अलाउड है, तो ये दोनों साथ में कैसे रह रही है? तो वो इसी रीजन से रह रही है क्योंकि यहाँ पे जो कंप्लेन है वो अगर उन दोनों में से एक लड़की जाके कंप्लेन करेगी तभी वो जो ऑफेंस है वो फाइल होगा। तो एग्रीड पर्सन है वही कंप्लेन करता है, तभी जाके वो ऑफेंस है वो फाइल होता है। तो अब इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से रह रही है उस एक इंसान के साथ में, तो रहती है। उन दोनों में से जाकर जब तक उन दोनों में से जाकर कोई एक कंप्लेन नहीं करता तब तक है वो केस फाइल नहीं होता है। अब देखिए हस्बैंड है, अगर उसकी 1 वाइफ है और सेकंड वाइफ है, तो 1 वाइफ के पास, फर्स्ट वाइफ है उसके पास रेमेडी क्या है कि वो 498 के अंदर जा सकती है, 82 में जा सकती है कि उसने क्या करा है, मेरे हस्बैंड ने बाइगैमी का ऑफेंस करा है। तो सबसे पहला उसके पास ये है। फिर वो सिविल सूट फाइल कर सकती है। सेक्शन जो 34 है एसआरए का, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके अंदर 34 के अंदर वो सिविल सूट फाइल कर सकती है कि जो सेकंड मैरिज है उसको वॉइड डिक्लेयर करवाओ। और जो सेक्शन 11 है उसके अंदर इसके पास कोई भी रेमेडी नहीं है। अब जो वाइफ है उसके, अगर वाइफ है सेकंड है तो पहली बात तो इसकी शादी वॉइड होगी क्योंकि इसने फर्स्ट वाइफ के रहते सेकंड वाइफ की शादी करी है। तो सबसे पहले इसकी रेमेडी है कि इसको 495 है उसके अंदर बाइगेमी में ये इसके अगेंस्ट है वो फाइल कर सकती है सूट। और सेकंड जो पिटिशन फाइल कर सकती है सेक्शन 11 के अंदर कि ये जो शादी है वो वॉइड है। तो जो सेकंड वाइफ है उसके पास रेमेडी होती है सेक्शन 11 की, जो फर्स्ट वाइफ है उसके पास नहीं होती। अब देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पर दिए गए हैं। अब केस लो इसमें ये दिया गया है नागालिंगम वर्सेस शिवगामी। अब नागालिंगम था वो हस्बैंड था, ये हस्बैंड है इधर, और जो शिवगामी है वो उसकी फर्स्ट वाइफ थी, और जो कस्तूरी है वो इसकी सेकंड वाइफ थी। अब जो शिवगामी है उसने क्या करा, केस फाइल करा 494 आईपीसी के अंडर, वो ये बोलकर जो सेकंड है वो सोलेमनाइज हुई है या नहीं हुई है। तो नागालिंगम था वो ये बोलता था कि मैंने तो 7 फेरे लिए ही नहीं है कस्तूरी के साथ, तो मेरी शादी कैसे हो सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो तमिलनाडु कस्टम है उनके अकॉर्डिंग है, जो 7 फेरे लेने कोई एसेंशियल बात नहीं है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। और उसने कन्विक्ट किया नागालिंगम को ये बोलकर कि जो बाइगेमी है वो आपने करी है। क्यों करी है? क्योंकि आपने उसके मांग में सिंदूर भी भरा है और आपने उसको वरमाला भी एक्सचेंज करी है आपस में एक दूसरे से, तो आपकी शादी है वो हुई है, इसलिए आपका जो शादी है, इसलिए आप जो है कन्विक्ट होते हैं इस ऑफेंस के अंदर। तो वो शादी जो हो गई वो वॉइड हो गई। क्यों हो गई वॉइड? क्योंकि उसके पहले से वाइफ थी और उससे फिर से शादी करी, तो वो शादी जो सेकंड वाइफ के साथ हुई है वो वॉइड हो जाएगी। बूरा शंकर वर्सेस बूरा शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस एक और था, जिसके अंदर शंकर है वो हस्बैंड है, कमलाबाई उसकी फर्स्ट वाइफ है और इंदुबाई उसकी सेकंड वाइफ है। अब जो सेकंड मैरिज है वो सोलमनाइज हुई है या नहीं है, ये जो है इशू था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये
सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्प करा, एक्विट करा शंकर को, कि ये बोलता है कि सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के एक साथ रहने से ही सोलमनाइजेशन नहीं होता मैरिज का। तो ये जो सोलमनाइज नहीं होगा यहाँ पे मैरिज का, तो जो ये है सेकंड वाइफ को सोलमनाइज हुई है नहीं हुई है ये इशू था, और शंकर ने, और जो कोर्ट है उसको जो कोर्ट है उन्होंने शंकर को एक्विट करा। अब देखिए, अपोस्टेसी और बाइगेमी, ये दोनों का क्या, अपोस्टेसी का मतलब होता है कन्वर्जन। हस्बैंड है, वो क्या कर रहा है, वाइफ, फर्स्ट वाइफ है जो हिंदू है, अब उसने क्या करा, सोचा कि फर्स्ट वाइफ, अब मेरे को सेकंड वाइफ लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, और धर्म जो है और धर्म अपना लेता हूँ जिससे मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। जैसे कि वो सोचता है कि मैं मुस्लिम बन जाता हूँ, क्योंकि मुस्लिम में क्या होता है कि एक से ज्यादा वाइफ रख सकते हैं, चार वाइफ रख सकते हैं। अभी हस्बैंड क्या करता है, अपना धर्म बदलता है, वो दूसरी शादी कर लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको प्रोहिबिट करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसका जो फेमस केस था वो नूर जहां बेगम का केस था, जो ये बोलता था कि आप सिर्फ शादी के लिए, कि एक से ज्यादा शादी कर लूंगा इस वजह से आप अपना धर्म है वो नहीं चेंज कर सकते, तो ये प्रोहिबिटेड है। अब उसके बाद में देखिए, सरला मुदगल का केस आया था यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। इसमें जो पर्सनल लॉ है उसको डाइवर्स बताया था, कि प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि कौन सी शादी है कौन सी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेकंड मैरिज है उसको स्ट्रिक्टली वॉइड बोला है, कि आप चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से करो, पर जो सेकंड मैरिज आप करते हो वो वॉइड होगी। और ये वॉइड है, जो 494 जो आईपीसी है उसके अकॉर्डिंग है, ये वॉइड है, वो मानी जाती है। अब उसके बाद में देखिए, एक और केस आता है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने अपहेल्ड करा सरला मुदगल के केस को, और जो है वो डिसीजन को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करता है। वो जो यूसीसी का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है। अब ये बोलता है, नॉट डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ सेकंड वाइफ का स्टेटस नहीं डिसाइड कर रहा है, और जो चिल्ड्रन है वो सेकंड वाइफ से जो बोर्न हो रहे हैं उनका भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ये दो इशू उठ के आए थे, कि सेकंड वाइफ का क्या, और उनसे जो बच्चे प्रोक्रिएट हो रहे हैं उनका क्या। अब 494 पनिशमेंट है वो अवॉइड करी करी जाती है। 494 पनिशमेंट कैन बी अवॉइडेड ओनली फर्स्ट एंड सेकंड मैरिज आर अंडर द मुस्लिम लॉ। अगर आपने मुस्लिम लॉ के अंदर शादी करी है तब आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती, पर अगर आप हिंदू थे फिर आपने कन्वर्ट करके फिर मुस्लिम बने सिर्फ शादी करने के लिए, तो वो प्रोहिबिटेड है। अब उसके बाद में देखिए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ अंडर एज मैरिज का क्या होगा। अंडर एज मैरिज क्या होती है, देखिए मैरिज की जो एज है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, वो 21 ईयर्स दी गई है हस्बैंड की, और 18 ईयर्स दी गई है वाइफ की। तो ये दोनों एज के अंदर ही आपको शादी करनी है। उसके अगर आप 21 के हो जाते हैं, 18 के हो जाते हैं, उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो एंशियंट लॉ में क्या होता था कि माइनर्स है वो भी शादी करते थे, उस टाइम शादी है वो बच्चों की भी हो जाती थी। उसके बाद में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट आया, जिसने जो जो शादियां थी उसकी एज क्या रख दी, मेल की तो रख दी 18 ईयर्स, और फीमेल की रख दी 15 साल। अब उसके बाद में जो चाइल्ड का जो स्टेटस था चाइल्ड मैरिज का, उसके लिए एक्ट साइलेंट था, और चाइल्ड मैरिज जो थी वो परफेक्टली वैलिड थी, उससे में कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब उसके बाद में हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, जिसमें मिनिमम एज जो थी वो जो सेक्शन 5 है उसके क्लोज थर्ड के अकॉर्डिंग क्या कर दी, मेल की तो 18 ईयर्स कर दी और फीमेल की 15 ईयर्स कर दी। और इनका जो, अगर आप फिर भी इनमें शादी कर लेते हो तो इसका पनिशमेंट जो सेक्शन 18 है उसमें दिया गया था। अब फिर एक अमेंडमेंट आया 1976 का, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसके अंदर क्या कर दिया कि ऑप्शन ऑफ प्रोबर्टी है वो कर दिया। अब ये जो अमेंडमेंट है उसके अंदर 1978 का अमेंडमेंट है, उसके अंदर जो एज है शादी की वो चेंज करी थी, जिसने मेल की एज है 21 कर दी थी और फीमेल की एज है 18 कर दी थी। और उनका जो पनिशमेंट था वो 18 के ए में चेंज हो गया था, और ये पनिशमेंट बढ़ा दिया गया था, क्योंकि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए पनिशमेंट बढ़ा दिया गया था। जो पनिशमेंट 2 साल 1 लाख रुपया या फिर दोनों, 2 साल की जेल भी हो सकती है आपको, या फिर 1 लाख रुपए आपको जुर्माना भरना है, या फिर आप दोनों भी आपको मिल सकते हैं। इसीलिए अंडर एज जो था वो नॉट वैलिड या फिर वोइडेबल आप माना जाता था, और ये साइलेंट था अंडर एज मैरिज के लिए। तो आप अभी ये चीज ध्यान रखनी है कि जो 1978 का अमेंडमेंट था उससे ही ये चीज चेंज हुई है, कि जो मिनिमम एज है मेल की वो 21 है और फीमेल की है वो 18 ईयर्स है। अब उसमें, अब ये जो है दो केस लॉज यहाँ पे दिए गए, केस लॉ बोलते हैं कि जो सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो लेस डाउन करता है जो कंडीशन है वैलिड मैरिज की, तो वो अगर कंडीशन वॉयलेट होती है तो वॉइड इन इश्यू है। फिर एक पिनीति वेंकटरमन वर्सेस स्टेट का केस आया था, जिसके अंदर जो हाई कोर्ट है उसने ये हेल्प करा था कि जो सेक्शन 5 है वो वेरियस कंडीशंस है वो बताता है, बट द इंटेंशन क्या होगा कि ट्रीट डिफरेंट, जो इंटेंशन होगा वो होगा टू ट्रीट डिफरेंटली द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस फॉर वायलेशन ऑफ मैरिज।
तो ये जो केस लॉ है, ये 2 केस लॉज दिए गए हैं अंडर एज मैरिज के ही बारे में, तो ये आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए जो अंडर प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट था 2006, उसके अंदर इनकी एज है वो 21 और 18 ईयर्स कर दी थी, और जो मैरिज थी इनके उनको वॉइडेबल कर दी थी कि भैया इससे एज के नीचे आप शादी करते हैं तो आप क्या होगी, आपकी शादी वॉइडेबल होगी। अब देखिए इन कंडीशंस में किसकी शादी वॉइडेबल होगी, कौन सी वॉइड होगी, ये हम आगे के सेक्शन में देखेंगे। अब उसके बाद में देखिए ये हमारा हो ही गया है, सेक्शन 3 भी हो गया एज वाला, और ये भी हो गया कि प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होगा और सपिंडाज नहीं होंगे। तो 5 कंडीशन है वो हमने अच्छे से और बहुत डिटेल में है वो कवर कर ली है। अब उसके बाद में देखिए सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। सेरेमनी जो हिंदू मैरिज जो दी गई है वो हमारी सेक्शन 7 में दी गई। तो सेकंड सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन नंबर इसका। तो 7 जो नंबर है वो याद रखना है, 7 के अंदर सेरेमनीज दी गई है, सेक्शन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद में 2 हिंदूज के बीच में ये सेरेमनी सोलेमनाइज होगी। उसके बाद में जो राइट्स और सेरेमनीज है उसमें सतपति है वो इंक्लूड होगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट याद रखना है, सतपति इंक्लूड होगा। और फिर देखिए एक जो लाइन यहाँ दी गई है कि टेकिंग 7 स्टेप बाय द ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड जोनली बिफोर द सैक्रेड फायर। ये चीज याद रखनी है क्योंकि अभी जो आरजीएस का 2025 का जो पेपर हुआ है उसके अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बिफोर है, क्योंकि पता है ऑप्शन ये थे कि बिफोर दे दिया, आफ्टर दे दिया, या 4 स्टेप्स दे दिए, 3 स्टेप्स दे दिए। तो आपको ध्यान रखना है कि बिफोर आएगा। तो 7 स्टेप है वो ली गई थी बिफोर सैक्रेड फायर, तो वो जो मैरिज है वो मानी जाती है सतपति के अंदर। अब उसके बाद में 8 सेक्शन है, ये याद रखना है इसका, सेक्शन नंबर 8 के अंदर सेक्शन नंबर याद रखना है 8। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है, ये रजिस्ट्रेशन है वो रिक्वायर्ड होता है सिर्फ वैलिडिटी ऑफ मैरिज के लिए। अगर ये आप नहीं कराएंगे तो इससे आपकी जो मैरिज है वो वॉइड नहीं होगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप करवा ले तो अच्छी बात है, नहीं करवाए तो भी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक लीगल प्रूफ होता है कि आपकी मैरिज है वो हुई है। तो ये आपकी वैलिडेशन जो मैरिज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसका जो पनिशमेंट है अगर आपने नहीं करवाया तो 25 रुपीज का छोटा सा पनिशमेंट आपको दिया गया है। इसके बाद में देखिए इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, बहुत बार पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को लेकर केस, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को लेकर केस एमसीक्यू में, और अगर आप सब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो भी, दोनों में ये केस लो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमा वर्सेज अश्वनी कुमार। इस केस के अंदर ये बोला गया था कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो प्रिजम्पशन माना जाता है कि आपकी जो शादी हुई है। तो सीमा और अश्वनी कुमार रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसके अंदर जो गाइडलाइंस थी रजिस्ट्रेशन की वो दी गई थी। देखिए सेक्शन 9 जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो इसको और जुडिशियल सेपरेशन ये दोनों है बड़े टॉपिक है, ये हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 5 से लेके 8 तक सेक्शन है वो पूरे कवर करे हैं। ये सारे सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यू इन्हीं सेक्शन में से बनता है। तो चाहे सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे एमसीक्यू पेपर हो, इनका डिटेल प्रोविजन हर एक लाइन बेरेक्ट में से अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 5 से लेकर और सेक्शन 8 तक हमने कवर कर लिया इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे की जो वीडियो में हम जो टॉपिक्स करेंगे सेक्शन 9 में, सेक्शन 10 में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आगे की वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।